Okay, so today we are going to start with next chapter, which is called as kinetic theory of gases. Thermodynamics is something different from this. Different in the sense, सिर्फ दो क्लासिफिकेशन किए हैं, केटीजी और थर्मोडायनामिक्स. तो पहले केटीजी पता होना चाहिए. और केटीजी या फिर कोई भी फिजिक्स का टॉपिक हो, जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता, यू कैन नॉट गो अहेड एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स. तो बेसिक्स मतलब ऐसा है, जब मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में बताया था, देन आई टोल्ड यू कि सॉलिड्स का अगर प्रॉपर्टी स्टडी करनी तो क्या करते हैं. देयर आर टू वेज, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी. मतलब क्या, करंट पास करके देखेंगे, पास हुआ तो बोलेंगे गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो इंसुलेटर, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर. देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी और ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने. गैसेस को स्टडी करने के लिए वी हैव 4 पैरामीटर्स. कौन से 4? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी. एंट्रोपी हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में. तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैरामीटर्स है, फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट वी कैन मेजर एंड विच कैन टेल अस समथिंग अबाउट गिवन सिस्टम. तो अब ये पीवीटी में से क्या होगा, एक कांस्टेंट रखेंगे और 2 का रिलेशन देखेंगे. तो सबसे पहला जो आप देखोगे दैट इज बॉयल्स लॉ. व्हाट इज बॉयल्स लॉ? Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Then you have Charles law, and you have Gay-Lussac law. What is Charles law? V is directly proportional to T or P is directly proportional to T? V is directly proportional to T. P is constant. V is proportional to T at constant pressure, and P is directly proportional to T at constant volume. Right? At later stages we will see graphs also, बाद में देखेंगे. बट फॉर द टाइमिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ, ये हमको जरूरी था. अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया तो यू गेट समथिंग विच इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. और आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं, देयर आर सर्टेन असम्पशंस. तो काइनेटिक तरीके कुछ असम्पशंस भी है, हम लोग आगे देखेंगे. वेल, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT. कौन सा n? स्मॉल n. स्मॉल n. What is R here? Universal gas constant, and n is number of moles. मैंने कल भी बताया था आपको, n number of moles is nothing but total number of, okay, वो भी है, given mass in gram upon molecular weight, वो भी है, but it is also related to number of atoms or molecules upon Avogadro number. Right? अगर किसी क्वांटिटी ऑफ गैस में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस. राइट? तो 1 मोल ऑफ गैस इज द अमाउंट ऑफ गैस विच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो एटम हो सकता है, मतलब जैसे मोनोएटॉमिक गैस, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, इसलिए इन जनरल हम लोग बोलते हैं पार्टिकल. क्लियर? याद रहेगा, है ना? सो 1 मोल ऑफ अ गैस is the amount of gas, quantity of gas which contains Avogadro number of atoms. ये पता होना चाहिए आपको. Then, before we see different formulas, हम kinetic theory of gases under some assumptions ही पढ़ते हैं. तो
assumptions of KTG, और इस assumption को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग गैस मॉलिक्यूल के नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हम लोग मोशन की बात करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। में मॉलिक्यूल्स देख रहा हूँ क्योंकि मोस्टली गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है इसलिए, या फिर पार्टिकल भी बोल सकते हो। फर्स्ट थिंग, सो सबसे पहला ये है कि जब भी हम गैस की बात करेंगे तो देर आर दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स, एंड दे आर इन लार्ज नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, टाइनी पार्टिकल्स, है ना? क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये, जब मैं लार्ज नंबर बोलता हूं, इट मीन्स हम लोग इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की बात नहीं करने वाले। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी निकालो, या फिर उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करो। ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे था, अब कहाँ होगा? बिकॉज दे आर लाइक 10 to the power 20, 23। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल साइंस आ गया। स्टैटिस्टिकल साइंस मतलब व्हेन यू हैव लार्ज क्वांटिटी। तो हम हमेशा अंडर दिस assumption कि you have large number of small particles which are called as molecules। मैं लिखूंगा नहीं ये, because it is simple। so large number of molecules, मैं लार्ज नंबर की बात करूंगा यहाँ पे। दूसरा, these molecules are perfectly elastic spheres of very small diameter। इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि दे डोंट चेंज देयर शेप। कोलिजन होने के बाद अगर शेप चेंज हुआ तो दे रिगेन देयर शेप, सो दे आर इलास्टिक, है ना? राइट, बिकॉज शेप तो चेंज होगा इफ देयर आर कोलिजन, सो दे रिगेन देयर शेप, सो दीज आर इलास्टिक स्फीयर्स। देन अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस है, जैसे कि आई हैव H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन O2, तो उस पर्टिकुलर टाइप गैस के टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सबका साइज, शेप, सब मास सब सेम होगा। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस हैज सेम शेप, सेम साइज एंड सेम मास। कभी ऐसा देखा है क्या? हमारे पास H2 गैस है, H2 का एक मॉलिक्यूल का मास अलग है, दूसरे का अलग है? नहीं। तो सेम गैस मतलब सेम मास, सेम साइज एंड सेम शेप। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने PV इक्वल टू NRT लिखा, इसमें एक assumption होता है, the actual volume occupied by the gas molecules is negligible। मतलब होता क्या है? हम लोग कभी भी क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, राइट? फिर हम बोलते हैं इस कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है। फिर हम अगर if I ask you what is the volume occupied by the gas, you say V, but in reality that is not true। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और मैक्सिमम स्पेस तो एम्प्टी है, राइट? सो दिस assumption इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर करेक्शन टर्म उस पे से आएगा, V माइनस B, वो बाद में आएगा, राइट? तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल compared to the total volume of the container in which the gas is confined। तो मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट? तो ये नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के assumptions है। Then we have to make assumptions regarding random motion of gas, और अगर रैंडम मोशन नहीं होगा तो देयर विल बी नथिंग। तो जब आप प्रेशर की बात करते हो, प्रेशर, बाय द वे, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज फोर्स? मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ बताऊं मेरे को, dp by dt। ये मास इंटू एक्सेलरेशन कहां से आया? ये dp by dt से ही आता है। तो इन रियलिटी फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कब होगा? जब कोलिजन होंगी। कोलिजन कब होगा? जब मोशन है। तो मोशन होना चाहिए, राइट? सिंपल।
pressure comes from force comes from dp मतलब change in momentum, and that comes when there is motion. तो इसलिए motion के regarding assumptions लेना बहुत important है, otherwise there will be a big trouble. समझेगा? First of all, पहला assumption ये है that the motion of gas molecules is not controlled, it is random. Random मतलब directionless, एक molecule कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है. So these molecules are in a state of random motion. ये पहला, इसको molecular chaos भी बोलते हैं. chaos मतलब क्या होता है? randomness, right? तो it is called as molecular chaos. दूसरा assumption ये है, अभी अगर random motion है, for example आप सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी and you are moving here and there will be collisions. So due to the random motion, the molecules constantly collide with each other and with the walls of the container. So when these gas molecules collide with each other, they may exchange velocities. और जब velocity का exchange होता है तो it is inelastic collision. Inelastic transfer of energy. Elastic is when there is no exchange of kinetic energy. If one molecule is transferring energy to the other molecule, मैं आपका confusion समझ गया, बताता हूं मैं. Molecule जब collide होता है ना, they exchange energy, but overall total energy of the gas is constant. इसका मतलब जब wall के साथ collide होगा तो elastic collision है, right? Correct? तो pressure term वहीं से आता है basically. ये books में गलत लिखा होता है. Whenever molecule collide, they do exchange velocities, मतलब they do exchange kinetic energies. But in total, the total kinetic energy of gas is constant, and when these molecules collide with wall of container, then there is no exchange of kinetic energy. मतलब in that case, collision is elastic. Correct? This is right. Books में आधा अधूरा लिखा हुआ है, तो you should know. अब between any two successive collision, molecule always travels in a straight line, and that is called as free path. Mean free path नहीं, free path. Between any two successive collision, a molecule travels in a straight line. Then अब collision होगा तो there is impulse, मतलब this collision will have some fraction of time. So the time taken by the particle to move between two collision is larger than the time taken for collision. मतलब interaction time बहुत small है, इसलिए आप बोलते हो interactions are neglected. तो molecules are not interacting. Correct? तो ये 8 assumptions, 4 ये कौन से 4 थे? Large number, right? Then elastic, these molecules are elastic in nature. Then same gas मतलब same shape, same size and same mass of all the particles, all the molecules, and the actual volume occupied by gas is far less compared to volume of the container in which the gas is confined. Random motion, all the molecules of gas are in a state of random motion. दूसरा, because they are in random motion, they collide. Collision between molecule is inelastic, whereas molecule and walls is elastic. Overall total kinetic energy is a conserved quantity. उसको हम लोग internal energy बोलेंगे बाद में, right? Then between two successive collision, particle travels in straight line, which is called as free path. Mean free path नहीं, वो बाद में आएगा. Free path. And the time taken for the molecule to cover free path is far greater than the time of interaction. So since we are talking about free path, we should talk about mean free path now. We denote it by lambda. देखो ऐसा है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसने लैम्बडा 1 डिस्टेंस कवर किया, फिर कोलिजन हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया,
फिर लैम्डा 2 कवर किया, फिर कोलिजन हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर लैम्डा 3 कवर किया, फिर लैम्डा 4 कवर किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. These are all free paths: lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Right? The mean of all this free path is mean free path. और जब हम लोग मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं, हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल मतलब सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये सिंगल की बात है. एक ही पार्टिकल ने n नंबर ऑफ कोलिजन किए और हर एक कोलिजन में फ्री पाथ रहा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 रिस्पेक्टिवली. तो मीन फ्री पाथ ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 up to lambda n by n. Total number of collisions suffered, let us say capital N, क्योंकि small n here denotes mole. Correct? Clear? तो ये था आपका mean free path. अब there is something called as mean velocity. इसको आप average velocity भी बोलते हो. So mean velocity को denote आप v bar या c bar से कर सकते हो, average velocity. Now you're talking about n number of molecules. पहले सिंगल मॉलिक्यूल की बात थी, अभी n नंबर. ऐसा क्यों? बिकॉज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी यहाँ पे एयर है, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा. पहले का C1, C2, C3, C4. तो ऐसा आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा मीन वेलोसिटी C1 प्लस C2 प्लस C3. तो यहाँ पे आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो. मीन फ्री पाथ में एक मॉलिक्यूल के n कोलिजन थे, यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स, हर एक का वेलोसिटी C1, C2, C3 एट सम इंस्टेंट ऑफ एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम है. देन फिर आप एक नया टर्म डिफाइन करते हो विच इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना. मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो कैसे करते हो इसको डिनोट? स्क्वायर का मीन. राइट. तो स्क्वायर का मीन मतलब स्क्वायर का मीन. तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर Cn स्क्वायर बाय n, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सिंपल. ये आगे जाके काम में आने वाला है, इसलिए पता होना चाहिए. मैं थ्योरी इसलिए लेता हूं सो दैट यू नीड टू नो एवरीथिंग, और इसको थोड़ा कनेक्ट करना सीखो तो यू विल नॉट हैव टू रीड ऑल दिस. अपने आप होता है सब ये. एंड रिमेंबर 80% ऑफ द जॉब अपने आप ही हो जाता है, सिर्फ 20% की जरूरत है. मतलब यू नीड टू नो हाउ टू स्टार्ट, दैट्स इट. उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको आरएमएस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर. सी आर एम एस मतलब डिनोट करने के लिए सी स्क्वायर मीन इसका रूट, इसको हम लोग सी आर एम एस भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर. तो जैसे मैंने बताया वेलोसिटीज का स्क्वायर, उनका मीन और मीन का स्क्वायर रूट. तो ये हो गया आपका सी आर एम एस. रूट, सबसे पहले रूट फिर मीन है क्या? सबसे पहले रूट है फिर मीन है. किसका मीन है? स्क्वायर का मीन है. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है. याद रहेगा? राइट. गुड. अगर अब इतना याद है तो फिर आप प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हो. और मैं ये डेरिवेशन इसलिए करवाने वाला हूं क्योंकि ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला भूलोगे नहीं अगर हम लोग प्रेशर को एक बार फास्ट क्विकली डिराइव कर लेते हैं. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. राइट. तो ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस है, ये जब डिराइव करते हैं वी डू इट अंडर सर्टेन असम्पशंस. जैसे सबसे पहले आप एक क्यूबिकल बॉक्स लोगे. सो यू विल टेक अ क्यूब. मान लेना क्यूब है, इवन इफ इट इज नॉट, जस्ट अज्यूम इट इज अ क्यूब.
Okay, so we'll take a cube. इस क्यूब में हम गैस को एनक्लोज करने वाले हैं. We are going to put gas here. Okay. तो the thing is, हमारे पास यहाँ पे n number of gas molecules है, large n. But to derive equation for pressure, हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल गैस मॉलिक्यूल से. एक एक स्टेप यहाँ पे मैटर करेगा. सबसे पहले हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m. दिस इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास है n, तो टोटल मास हमको मिलेगा n इंटू m. सिंपल. आप सबका मास 50 किलोग्राम, आप 7 और 7 इंटू 50, 350 is total mass, the same here. Correct. Good. Then क्योंकि क्यूब है तो अगर मैं L बोलता हूं साइड एज का लेंथ है तो एरिया विल बी L स्क्वायर एंड वॉल्यूम विल बी L क्यूब. फिर आप डेंसिटी निकाल सकते हो बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास, टोटल मास इज Nm एंड वॉल्यूम इज L क्यूब. गुड. अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है. मैं पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं. और क्योंकि क्यूब ये 3 डायमेंशनल होता है ना, 3 डायमेंशनल. ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और यहाँ पे ये आएगा आपका y एक्सिस. तो मोशन 3 डायमेंशनल हो गया, मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी 3 होंगे, x y z. हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था प्रेशर निकालना. प्रेशर कब होगा? मान लेता हूं मैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली बॉक्स के एक साइड से चालू कर रहा है, यहां से जाके वहां कोलाइड होगा. कोलिजन मतलब बेसिकली मोमेंटम या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर, क्योंकि फोर्स लगाएगा वहां पे. राइट. तो द थिंग इज, प्रेशर का इक्वेशन डिराइव करने के लिए अगर हम डायरेक्टली 3 डायमेंशंस में सॉल्व करने लगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पहले तो ये जो एक ही पार्टिकल की बात करो, बाद में जनरलाइज करेंगे. और पहले पार्टिकल का वेलोसिटी है c1 बार, उसके 3 कंपोनेंट्स. मैं बोलता हूं u1 मतलब x कंपोनेंट, v1 मतलब y कंपोनेंट और सम नेम, जो भी नाम यूज करो. w1 मतलब z कंपोनेंट. एनी नेम यू कैन से. आप बोल सकते हो इसको v बार इक्वल टू vx प्लस vy प्लस vz, जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हो. करेक्ट. तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, लेट अस कंसिडर, लेट अस अज्यूम, लेट्स नेग्लेक्ट y एंड z कंपोनेंट. हम सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे. करेक्ट. तो बाय द वे, डू यू रिमेंबर व्हाट इज c1 स्क्वायर? अगर मेरे पास एक वेक्टर है, r वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स है, rx, ry, rz. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर? Rx square plus Ry square plus Rz. तो यहाँ पे भी u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ऐसा सब के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा. ये बाद में हमको काम में आएगा, मैं अभी से नोट डाउन कर रहा हूं. करेक्ट. वही है, सिर्फ मैंने u1 v1 uv और w बोल रहा हूं मैं, x y और z कंपोनेंट को इतना ही है. देन if we consider motion only along x axis, अब since, मुझे बताओ what will be the initial momentum of first particle? What is momentum? mv. राइट. तो मास
हर एक का है m, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट अलोंग x इज u1। मैं सिर्फ फिलहाल x डायरेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ, हम y और z को बाद में ऐड कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। मतलब ये जो पार्टिकल है ये ट्रैवल करके जब आ रहा था कोलिजन से पहले, इसका मोमेंटम था mu1 बिकॉज इट वाज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। गुड। कोलिजन होने के बाद ये कहां जाएगा? माइनस। मतलब पहले पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? करेक्ट। मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? यस, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब माइनस mu1 माइनस mu1, मतलब माइनस 2 टाइम्स ऑफ mu1। ऐसा क्यों कर रहा हूं? यू विल अंडरस्टैंड। बिकॉज व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? dp बाय, हाँ तो dp चाहिए, चेंज इन मोमेंटम चाहिए, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। ओके, देन टाइम भी निकालेंगे हम लोग। विल फाइंड आउट हाउ मच टाइम दिस पार्टिकल नीड्स टू कवर बिटवीन टू कोलिजन्स। ओके, तो हमको मिल गया, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2mu1, चेंज इन मोमेंटम, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे। देन हमको अगर फोर्स चाहिए, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन द अपोजिट वॉल, तो dp बाई dt चाहिए। तो dt मतलब कितना टाइम लगेगा उसको बिटवीन टू कोलिजन्स, यहां से स्टार्ट करके जाएगा, यहां से हिट करके वापस आएगा। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन्स? व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। स्पीड मतलब यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले यहां से यहां तक l डिस्टेंस कवर करके गया, फिर वापस आके और l प्लस l 2l। स्पीड कितना था? u1 था। तो पहले पार्टिकल ने फोर्स कितना एक्सर्ट किया? दैट इज डेल्टा p बाई t। व्हाट इज डेल्टा p? 2mu1। दिस इज 2l बाय u1, मतलब mu1 स्क्वायर बाय l। ये पहले पार्टिकल ने फोर्स एक्सर्ट किया और सिर्फ x कंपोनेंट की बात हो रही है, राइट? तो दूसरा पार्टिकल भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, mu2 स्क्वायर बाय l। तीसरा भी करेगा, mu3 स्क्वायर बाय l, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन अलोंग x विल बी F1 प्लस F2, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल जाके अपोजिट वॉल को हिट करने वाले हैं। तो आपको मिल जाएगा m बाई एल कॉमन, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, n पार्टिकल तक un स्क्वायर। लेकिन ये क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में होने वाला है? ये तो क्यूबिकल बॉक्स था, 3 डायमेंशनल बॉक्स था। तो Fy इक्वल टू m बाई एल v1 स्क्वायर, क्योंकि v हमने y कंपोनेंट के लिए यूज करके रखा हुआ है। सिमिलरली z कंपोनेंट के लिए हमने w यूज किया हुआ है। करेक्ट, राइट। तो जितने भी पार्टिकल्स जाके अपोजिट वॉल को कोलाइड होंगे, कंसिडरिंग ओनली x कंपोनेंट, तो हम लोग प्रेशर का भी तो x कंपोनेंट ले सकते हैं ना। ये तो फोर्स का x कंपोनेंट हो गया, है ना? तो प्रेशर का भी कर सकते हो। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो x कंपोनेंट ऑफ प्रेशर इज x कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस अपोजिट वॉल जहां पे कोलिजन करेगा? l स्क्वायर, राइट। तो
1 by a is 1 by l square. fx क्या है? m by l, m by l मतलब ये l क्यूब बन जाएगा, m by l क्यूब बन जाएगा ये, और आपको मिलेगा u1 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर. करेक्ट. Similarly, y component will be m by l cube v1 square up to vn square, and also z component m by l cube w1 square up to wn का square. Clear? But you should know कि x component of pressure, y component of pressure and z component of pressure should be equal. Q should be equal, y should be equal. Random motion है, random motion में all components are equal. There is no specific choice. सब पार्टिकल ऐसे नहीं बोले नहीं मैं x component ज्यादा रखने वाला हूँ, मैं इसी डायरेक्शन में जाने वाला हूँ. Random motion. So when the motion is random, the problem is symmetric. Symmetric मतलब हर एक डायरेक्शन में जो भी होगा सेम होगा, right? Fair enough. What will be total pressure? Px plus Py plus Pz, that is P plus P plus P, 3P. So what is P? Px plus Py plus Pz by 3. तो P is equal to 1 by 3 कर दिया अलग. Px m by l क्यूब u1 स्क्वायर से लेके un स्क्वायर तक, और Py is again m by l क्यूब. तो मैं थोड़ा आलसी हूं, तो m by l क्यूब सब में से मैं कॉमन रखने वाला हूं, प्लस v1 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर अप टू wn का स्क्वायर. पर आपको याद है क्या था ये? c स्क्वायर. यस, मतलब ये था आपका c1 स्क्वायर. c2 स्क्वायर कब तक? cn स्क्वायर तक. डू यू रिमेम्बर CRMS? Yes, by n. Excellent, right? तो मैं ऐसा करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, ठीक. फिर थोड़ा और लेजीनेस, राइट. n CRMS स्क्वायर is c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर. मतलब P is equal to 1 by 3 m by l, 1 by 3 m by l क्यूब. ये जो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ये है आपका n टाइम्स ऑफ CRMS स्क्वायर. बट ये n इंटू m क्या था? टोटल मास अपॉन l क्यूब क्या था? वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. तो 1 by 3 डेंसिटी CRMS स्क्वायर. ये आ गया आपका प्रेशर का इक्वेशन, और यही रहना चाहिए, यही है, राइट? करेक्ट. तो देर इज नो पॉइंट इन फॉरगेटिंग एनीथिंग. तो ऐसा आप प्रेशर का इक्वेशन डिराइव करते हो. मतलब इन शॉर्ट, pressure exerted by gas on any side of a cubical box is 1 by 3 mass per unit volume CRMS square. You can write it as like 1 by 3 mn by l क्यूब भी लिख सकते हो, चाहो तो सिर्फ डेंसिटी CRMS स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है. क्लियर? ओके, देन
देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर CRMS इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ विदाउट डेरिवेशन, क्योंकि वी कैन नॉट डिराइव एवरीथिंग, पर आपको आना चाहिए एंड इट इज इजी, बहुत इजी है। कैसे इजी है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहां से मैं PV इज इक्वल टू 1/3 m CRMS स्क्वायर लिख सकता हूं, सिर्फ V को वहां शिफ्ट किया, राइट। बट व्हाट इज PV? nRT। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूं तो RT इक्वल टू 1/3 m CRMS स्क्वायर। नहीं तो आपको n लिखना है तो n लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डिपेंड्स, राइट। गुड। देन CRMS स्क्वायर इज 3RT/m, मतलब CRMS इज अंडर रूट ऑफ 3RT/m। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको प्रेशर का इक्वेशन पता होगा तो ये अपने आप आ जाएगा। ओके, देन अब हमको काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन बनाने हैं। मतलब क्या बताता हूं, देखो द थिंग इज, प्रॉब्लम कहाँ आता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल हियर व्हेन डूइंग फिजिक्स। इक्वेशन याद नहीं आते, नहीं आते ना यार, क्यों नहीं आते? यू डोंट डू ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग मतलब कॉन्सेप्ट को लिंक करना पड़ता है, एक बार वो हो गया तो फिर लाइफ टाइम का काम खत्म। उसके लिए बहुत शांति से बैठ के अच्छे से समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट को। अब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, राइट। काइनेटिक एनर्जी के 6 इक्वेशन बन सकते हैं। 6 क्यों? एक, मैंने पहले ही बताया था, हम लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मतलब मैं जब काइनेटिक एनर्जी बोलता हूं तो मैं क्या काइनेटिक एनर्जी टोटल गैस की बात कर रहा हूं, या फिर मैं यूनिट वॉल्यूम में जितना गैस है उसकी बात कर रहा हूं, या फिर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, या फिर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं? तो यू कैन एक्चुअली मेक, या फिर 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रेशर का इक्वेशन था ये टोटल गैस का है, करेक्ट। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूं लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट केस, इफ आई से व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब मैं पूरे के पूरे गैस की बात कर रहा हूं। तो जब मैं पूरे गैस की बात कर रहा हूं अगर, तो फिर मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? लॉजिकल है, हम लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे गैस का ही प्रेशर है ना ये। इट इज नॉट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल, नॉट बाय 1 मोल, नॉट बाय 1 ग्राम, टोटल गैस था। तो isn't it easy? if you remember, यहाँ पे 1/3 है, m है, CRMS है, what is kinetic energy? मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर है, सिर्फ हाफ का प्रॉब्लम रह गया, हाफ नहीं है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, बराबर। तो मैं ऐसा करता हूं, डिवाइड बाय 2 और यहाँ 2 एडजस्ट कर दिया। तो ये जो टर्म है दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो आपको मिल जाएगा 3/2 PV इज इक्वल टू हाफ m CRMS स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, राइट। अब मतलब जैसे ये रूम है, अब इसमें जितने भी गैस मॉलिक्यूल होंगे उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। किसी भी पॉइंट पे जाके प्रेशर मेजर कर लो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। बट इफ आई वांट टू नो, अगर मैं इसी रूम के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं, मतलब 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब का बॉक्स ले लेता हूं, उसमें जितना भी गैस होगा उस गैस का कितना काइनेटिक एनर्जी। इफ आई वांट टू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 3/2 PV। मैं 3/2 PV को V से डिवाइड करूंगा, मतलब क्या मिलेगा? 3/2 टाइम्स ऑफ P। ओके, तो ऐसा आप इक्वेशन डिराइव करते हो, याद रखते हो। ओके, सो नेक्स्ट,
अब और क्या पूछ सकते हैं, पर मोल। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, हाउ डू यू डू दिस? हाउ डू डू दिस? सिंपल है ये, एन से डिवाइड करेंगे किसको, टोटल काइनेटिक एनर्जी को, है ना, बिकॉज टोटल काइनेटिक एनर्जी में हैव एन मोल्स ऑफ गैस। अभी ये रूम है, इसमें जितना भी गैस हो सकता है 1000 मोल्स है, तो डिवाइड बाय 1000। व्हाट वाज टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय द वे? 3/2 v by n. Good. But don't we remember that PV is equal to nRT था, मतलब PV by n ये RT था। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT, मतलब आप सिर्फ टेम्परेचर मेजर करके भी निकाल सकते हो पर मोल को। इफ यू नो टेम्परेचर ऑफ अ गैस यू कैन फाइंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। R तो गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, राइट। अब आई एम मोर क्यूरियस, आई वांट टू नो कि हर एक मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी होगा, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल इज मूविंग एज वी जस्ट सॉ। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? यस, बताओ। डिवाइडेड बाय Na। किसको Na से डिवाइड करोगे? काइनेटिक एनर्जी पर मोल को, पर देखो पर मोल, अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो पर मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि वन मोल हैज Na नंबर ऑफ, मतलब दिस हैज Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर R? आपको पता है क्या? R का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb एंड N। R is Na Kb, R is Na into Kb। तो ये है आपका 3/2 Na KBT, मतलब इसमें पर मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है? Na। तो मुझे अगर पर मॉलिक्यूल चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर चाहिए, तो मैं इसी इक्वेशन को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा पर मॉलिक्यूल। तो 3/2 RT by Na, मतलब ये आएगा 3/2 KBT। और यहीं से आपका आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बताता हूं आगे जाके, हमारा खत्म नहीं हुआ अब, हम सब हो गया। पर यूनिट मास की बात ही नहीं की, पर किलोग्राम या पर ग्राम, पर किलोग्राम या पर ग्राम कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट के पर यूनिट मास, मतलब पर यूनिट ग्राम और किलोग्राम? कैसे करोगे? तो काइनेटिक एनर्जी को मास ऑफ द गैस से डिवाइड करोगे, है ना। किसको डिवाइड करोगे? 3/2 RT को डिवाइड करोगे। क्यों डिवाइड करोगे? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ये खुद को सोचना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका पर यूनिट मास। आंसर लाइज हियर, पहला पेज, आंसर लाइज हियर, वाई आई हैव डिवाइडेड बाय m। तो ठीक है, गुड। देन you need to know what is Dalton's law। सुना है कि कभी Dalton's law? थिंग्स को कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है? जब हमने प्रेशर का इक्वेशन निकाला था, डिड आई से कि वहां पे 2 गैसेस है, 3 गैसेस है, 4 गैसेस है? हमने तो बोला एक ही गैस है। अभी ये
पार्शियल प्रेशर। अभी ये रूम है, इसमें क्या सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं, यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस और हर एक गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो डाल्टन्स लॉ सिंपल, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द गैसेस, जितने गैसेस होंगे उतने, राइट, जितने होंगे उतने। दिस इज डाल्टन्स लॉ, सिंपल। फिर आपको पी के इक्वेशन तो निकाल के रखे हमने, 3/2 पीवी, वो सब करके रखा है, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। then you should know what are degrees of freedom and law of equipartition of energy. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इक्विपार्टीशन थ्योरम तो उससे भी सिंपल है, एंड दे आर रिलेटेड। एंड लॉ ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। What have you understood by degrees of freedom? What is degree of freedom? Something, yes, कैसे घूमते हैं, she is talking about rotation, you are right, but how many free paths? Little you are going into complicated way। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप मान लो मेरे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो मतलब सिंगल एटम, राइट, इसको मैंने एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? मूव होगा, गुड। तो इट कैन मूव इन 3 डायमेंशंस, मतलब दिस मॉलिक्यूल कैन टेक एनर्जी एंड यूज इट इन 3 डिफरेंट वेज, या फिर बोल सकते हो इट कैन टेक एनर्जी इन 3 डिफरेंट वेज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट हाउ मेनी पॉसिबल वेज ऑफ यूटिलाइजिंग एनर्जी। 3 क्यों बोला मैंने? जब ये मूव होगा, मतलब ट्रांसलेशन मोशन, it will move, it may move along x, y और z or all together। तो इसको मैंने एनर्जी दिया, तो it can go here, it can go here और it can go here, या फिर 3 dimensional। तो there are 3 degrees of translation motion, 3 डिग्री, करेक्ट। ये मोनोएटॉमिक था। अभी ऐसा करते हैं, अब इसको हम लोग डायएटॉमिक कर देते हैं। तो इसको अगर मैंने डायएटॉमिक कर दिया, तो सबसे पहले तो मैं कोई बात नहीं, नहीं होगा मूव, छोड़ दो, ठीक है। तो आई हैव टू चेंज लिटिल बिट नाउ, ऐसा, राइट, क्योंकि कभी भी याद रखना, ओरिजिन हम सेंटर ऑफ मास पे सेट कर देते हैं, इसलिए मैंने उसको मूव किया, दैट्स इट। ओके, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन है। अब मुझे बताओ, इफ आई गिव दिस मॉलिक्यूल, नाउ आई कैन नॉट से मोनोएटॉमिक गैस, इट इज मॉलिक्यूलर गैस, क्योंकि 2 एटम्स है तो मॉलिक्यूल बन गया। इफ आई गिव एनर्जी, हाउ कम 5? ये 3 एक ऐसा घूमेगा और एक दूसरे ये तो थोड़ा सा partially incorrect, partially, little bit। there are 2 degrees of rotational freedom, मतलब एक तो for sure it can go from here to here, that is correct। but जब rotational motion की बात करते हो और diatomic की बात करते हो, there are 2 degrees of rotational freedom। कैसे? एक, it will rotate like ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। एक इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, दूसरा अंदर जाएगा, मतलब वन इज कमिंग आउट, अदर इज गोइंग इन। तीसरा,
बट इट डजंट टेक एनी एनर्जी। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। क्यों? जब एक्सिस पे ही मास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जीरो। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस टू मोशन। तो एनर्जी किस चीज का? एनर्जी कब लगेगा? जब रोटेशन को रेजिस्टेंस होगा, मतलब रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई टर्म एग्जिस्ट करेगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है, एक तो ऐसा रोटेट होगा या फिर इन एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, दो। बट only if the bond length is fixed, that is called as rigid diatomic molecule. Rigid मतलब bond length is not changing, it is fixed. तो उस केस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अब मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ जो है ये रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। उस केस में कितने होंगे? मैंने एनर्जी दिया, एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे गया, 3 ट्रांसलेशन मोशन, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल, 7, 3 + 2 + 2। अभी वाइब्रेशन के जब आप बोलते हो तो वाइब्रेशन को इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है और करना भी नहीं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। तो ऐसा याद रखना कि वाइब्रेशन मतलब क्या? वाइब्रेशन मतलब पार्टिकल्स विल कम टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। करेक्ट। अब तक ऐसा हो रहा था क्या? अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट था। तो जब वाइब्रेशन होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है, दूसरा टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन से आ रहा है। और दोनों पोटेंशियल एनर्जी टर्म या काइनेटिक एनर्जी टर्म बोथ आर क्वाड्रेटिक इन नेचर। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आता है, राइट? आता है ना स्क्वायर स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स, एक्स का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इन नेचर, राइट? गुड। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि वी स्क्वायर आ गया उसमें। अब अगर यहां तक समझा है तो ऐसा है दैट आई कैन रीडिफाइन एवरीथिंग इन अ सिंपल वे। अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दो तरीके से डिफाइन होता है। एक, with every degree of freedom there is half kBT एनर्जी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kBT एनर्जी है। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था आपको यहां पे इक्विपार्टीशन। अगर मेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, टोटल एनर्जी कितना होगा? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्योंकि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना है? हाफ। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना एनर्जी हो गया? 3/2 kBT। ये कितने मॉलिक्यूल्स का? अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इनटू Na। करेक्ट? गुड। हम आगे देखेंगे वो। बट व्हाट आई रियली वांट टू फोकस हियर इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का ये एक डेफिनेशन है और एक भी है, with every quadratic term the energy associated is half kBT। अब मैं एवरी क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूं? देखो जब मैंने बोला था कि हमारे पास मोनो एटॉमिक है, मैं पूरा लिखूंगा अच्छे से पर पहले समझ लो। जब हमने बोला मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे, रोटेशन वाइब्रेशन तो था नहीं क्योंकि सिंगल ही है। तो हर एक के साथ कितना? हाफ kBT। तो टोटल कितना? 3/2 kBT। लेकिन मेरे पास अगर सिंगल एटम है, राइट, उसको एनर्जी दी तो मूव होगा। मूव होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ m वी स्क्वायर है, लेकिन वी स्क्वायर आप नहीं बताया वेक्टर है, वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो वी स्क्वायर लिखोगे तो रूट हटा दोगे। मतलब आ गया क्या, तीन क्वाड्रेटिक टर्म, फर्स्ट क्वाड्रेटिक टर्म, सेकंड क्वाड्रेटिक टर्म एंड, तो अभी अलग अलग बुक का अलग अलग फंडा है। कोई बोलता है विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ केवीटी, कोई कोई बोलता है दैट, जस्ट अ मिनट, तो ये दो तरीके से आप बोल सकते हो, विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म देयर इज हाफ केवीटी एनर्जी और विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर इज हाफ केवीटी एनर्जी, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है, it is not really important for us to remember everything, but what is important for us is हमको specific heat capacity of gas हर एक टाइप ऑफ गैस का निकालते आना चाहिए, या फिर उल्टा, अगर मैंने बताया आपको कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज 5/3, you should immediately know this is monoatomic gas, right? मतलब कैसे होगा देखते हैं हम लोग। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो करने से पहले हमको लगेगा मेयर्स रिलेशन बेसिकली, और ये मायर्स रिलेशन मैं अभी बता दूंगा डिटेल में, बिकॉज वी विल बी नीडिंग दिस एनीवेज इन थर्मोडायनामिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। How do you define specific heat? What is specific heat? Basics. मेरे पास एक गैस है, इस गैस का कुछ टेम्परेचर है, मान लो 10 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, राइट राइट, ओके, यू नीड टू सप्लाई हीट। तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ाना होगा, जितना भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। बट we did not talk about how much is the mass per unit mass. So the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is specific heat. अगर मैंने इस चेम्बर को बंद कर दिया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैंने यहाँ पे पिस्टन अरेंजमेंट रखा है, volume can change, so pressure can differ at constant pressure. So amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant volume is specific heat at constant volume, at constant pressure is specific heat at constant pressure. Myers relation gives you relationship between Cp and Cv. क्वेश्चन ये है which one is greater? अगर ये याद रहा तो इक्वेशन जिंदगी भर याद आ गया आपको, Cp बड़ा या Cv बड़ा, Cp, why? You're right, but why? क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ज्यादा वो एक्सपेंशन। Exactly. थोड़ा उल्टा बोला आपने, but you're right. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो whatever heat I am supplying is just increasing the temperature. But if volume is not fixed, then whatever heat we are supplying, it is doing two things. वो टेम्परेचर भी बढ़ाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और वो प्रेशर मतलब वो वॉल्यूम चेंज करने के भी काम में आएगा। तो व्हेन यू से कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो सीपी मतलब सीपी की जब बात करते हो तो हीट सप्लाइड इज डूइंग टू थिंग्स, एक वर्क डन, दूसरा इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो ज्यादा लगेगा ना, पहले मैंने अगर 1 जूल एनर्जी सप्लाई किया था, 1 जूल ने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, लेकिन अब मैं वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना अभी, तो मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो सीपी भी इज
ग्रेटर देन Cv, तो इजी है फिर Cp इज इक्वल टू, या फिर सिंपल Cp माइनस Cv इक्वल टू R, या फिर Cp इज Cv प्लस R, क्योंकि Cp हैज टू बी ग्रेटर देन Cv, तो इसलिए Cp ग्रेटर देन Cv होना चाहिए ना, इसलिए प्लस R है। तो ये मायर्स रिलेशन है, अभी भूलना नहीं, अभी लाइफ टाइम याद रखना, क्योंकि बेसिक यही था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सारा एनर्जी टेम्परेचर रेज करने में चले गया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो फिर, और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है, बोलते हो ना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड dq increases internal energy and does work, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वही है, कुछ नहीं है ये। देन अब मायर्स रिलेशन पता है तो व्हाट वी कैन डू इज, हम अभी एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, मतलब मुझे बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। पहला, मोनो एटॉमिक गैस, सिंपल हमको पता है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, पता है ना, हाउ मच, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना मतलब 3/2 kBT, एक्सीलेंट, करेक्ट, बट दिस इज पर मॉलिक्यूल, मैं अगर Na से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाता है 1 मोल का, बट NaKB इज R, तो 3/2 RT आ गया। अब Cv जो होता है दैट इज नथिंग बट du/dt, अभी मैंने बताया वही था, अभी बताया ना मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, सिर्फ इंक्रीज होगा ये, राइट, तो du/dt, तो dt ऑफ 3/2 RT, मतलब ये आ गया 3/2 R, बराबर, ये आ गया आपका Cp क्या आएगा फिर, Cv प्लस R, मतलब 3/2 R प्लस R, मतलब कितना 5/2 R, मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशियो मतलब Cp/Cv, मतलब 5/2 R अपॉन 3/2 R, मतलब कितना 5/3। तो अगर आपको ये सब पता होगा तो देखो ऐसा है, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा एंड आई डोंट केयर, आखिरी में बोला है दैट व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ H बोला है, छोड़ दो ब्रैकेट छोड़ दो, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस 5/3, क्यों सॉल्व करना है, वी डोंट केयर, H2 लिखा होगा तो, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोला होगा तो, देन अब देखेंगे। तो सेकंड केस, इफ आई हैव डायटोमिक गैस, उसमें दो केसेस, एक रिजिड डायटोमिक, और वैसे यहां पे लिखना चाहिए DOF is only 3 which comes from translation, right, rigid में you have total degrees of freedom as 3 coming from translation and 2 coming from rotation, मतलब टोटल 5 का मतलब ये होता है दैट टोटल एनर्जी associated with rigid diatomic gas is 5/2 RT, क्योंकि अभी मैं वो KBT नहीं लिखने वाला हूँ, सीधा सीधा 1 मोल की बात कर लेंगे हम लोग, दिस इज पर मोल, करेक्ट, देन Cv is 5/2 R, Cp is Cv plus R, मतलब 5/2 plus 1 7/2,
मतलब Cp by Cv which is gamma is 7/2 upon 5/2 मतलब 7/5. So what is specific heat capacity of oxygen? 7/5. ओजोन उत्तरी होता है। फिर उसके लिए हमको देखना पड़ेगा हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम, क्योंकि अगर हमारे पास ये भी रिजिड है, अभी हम देखेंगे नॉन रिजिड का केस। अब हम देखेंगे नॉन रिजिड का केस। नॉन रिजिड के केस में यू विल हैव degree of freedom 3 coming from translation, 2 coming from rotation and 2 coming from vibration. So u will be equal to RT, मतलब CV is equal to derivative of this 7/2 R, मतलब Cp is equal to Cv plus R, मतलब 9/2 R, मतलब gamma is equal to Cp by Cv, that is 9/7. 2 से बढ़ रहा है, 5/3, 7/5, 9/7, करेक्ट। ये नॉन रिजिड का केस है, मतलब इसमें वाइब्रेशनल भी आ गया। अब देन इन जनरल मैंने बताया डायटोमिक के केस में वाइब्रेशन में आपको एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म आता है, क्योंकि x द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज चेंजिंग। जब डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग वाला केस हो गया ना, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक काइनेटिक आ गया। काइनेटिक एनर्जी भी आएगा ना, बोथ आर मूविंग, तो देयर इज वन काइनेटिक एनर्जी टर्म, वन इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर वाइब्रेशन। ओके, वेयर आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? रोटेशन में भी मोशन है, लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी और वाइब्रेशनल वेलोसिटी ये अलग अलग है। रोटेशनल में आप ओमेगा यूज करोगे, ये वाइब्रेशनल में आपका वो v इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो v, तो दैट इज डिफरेंट बिकॉज वाइब्रेशन इज नथिंग बट लीनियर मोशन, वो अलग। मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन ओमेगा अलग, तो क्या हो रहा है टोटल, मतलब वाइब्रेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो तीनों का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसलिए वाइब्रेशन के दो क्यों आते हैं, क्योंकि एक आता है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से, एक आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, उसका अलग आता है वो। वेल बाय द वे, ये दिस इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब ठीक है, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, डजंट मैटर, इट विल टेक लेस देन अ मिनट। अभी कोई मेडिसिन लाए, उस पर लिखा हुआ है इट हैज समथिंग, सोडियम है, ये है, वो है, तुमको कैसे पता? यही है सब, स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो। कोई भी एक मैंने जार लिया ग्लास का, उसके अंदर एक लिक्विड भर दिया, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर ये चीज है, उसके अंदर वो चीज, हाउ डू आई नो? यू पास रेडिएशन, रेडिएशन मतलब अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से ही एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव में खाना क्यों गर्म होता है? बिकॉज माइक्रोवेव व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स? हाँ वो है ना, माइक्रो ही बोला है तो 10⁻⁶ तो होगा ही मीटर, नाम में ही माइक्रो है। तो व्हेन यू गिव माइक्रोवेव्स टू फूड, फूड हैज वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, 2H and O। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ माइक्रोवेव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फॉर रोटेशन, तो रोटेट हुआ तो क्या अकेला वाटर मॉलिक्यूल था क्या? अरे बाजू में भी बाकी मॉलिक्यूल थे,
तो कोलिजन हुआ, कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट, राइट। इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है, आई टेल यू, इफ आई एम पासिंग हेल लॉट ऑफ वेवलेंथ, मैं बहुत ज्यादा यहाँ से वेवलेंथ पास कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मटेरियल है, और जब मैं चेक किया तो कुछ वेवलेंथ गायब हो गए। गायब हो गए मतलब एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब कब होंगे, जब वो मॉलिक्यूल या रोटेट होगा या वाइब्रेट होगा। तो हमको पता है वाटर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब करता है। तो अगर माइक्रोवेव गायब हो गया यहाँ से स्पेक्ट्रम में से, स्पेक्ट्रम तो पूरा स्पेक्ट्रम होगा, राइट फ्रॉम योर लेट अस से एक्सरे से लेके तो हम रेडियो वेव्स तक जाएंगे। इंटरेस्टिंगली ये एस्ट्रोबायोलॉजी में भी काम में आता है, बिकॉज यूर इनटू मेडिकल फील्ड, यू शुड नो। नाउ वी आर हंटिंग फॉर प्लैनेट्स वेयर यू कैन हैव लाइफ एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट टीम। मैं हम उस पर रिसर्च करते रहते हैं। मुझे कैसे पता वो प्लैनेट पे लाइफ है, कैसे पता लगेगा? अगर वाटर है तो, वाटर है तो, वाटर है कैसे पता लगेगा? जब वो प्लैनेट सन के उसके स्टार के सामने आएगा। स्टार इज अ ब्लैक बॉडी, अभी पढ़ोगे ब्लैक बॉडी तो ब्लैक बॉडी। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक बॉडी, ब्लैक होल नहीं, टोटल। Yes, black body is a body which absorbs all the radiation falling onto it and it emits all the radiation. मतलब वो सारे के सारे वेवलेंथ इमिट करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है, ब्लैक बॉडी। फिर आप स्टीफन लॉ सीखोगे बाद में इसी चैप्टर में। तो इफ अ प्लैनेट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्टार और हम टेलीस्कोप से, हम मतलब हम नहीं देखते, बड़े टेलीस्कोप डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हम देखते हैं अरे यहां से माइक्रोवेव गायब हो गया। माइक्रोवेव गायब होने का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में H2O है, राइट। मतलब वहां पे पानी होगा, पानी होगा तो लाइफ होगा, तो लाइफ होगा तो फिर एस्ट्रो फिजिक्स के साथ एस्ट्रोबायोलॉजी भी आ जाता है। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना केटीजी, इट इज वेरी गुड थिंग, रिसर्च में काम में आएगा। मेडिसिन भी ऐसे ही आप बता सकते हो, कोई भी एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसके ऊपर रेडिएशन डालो, जो स्पेक्ट्रम में से जो वेवलेंथ गायब हो गया मतलब वो एब्जॉर्ब हो गया। फिर पता होता है एब्जॉर्प्शन मतलब फिर ये वाइब्रेशन से एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो इमीडिएटली कैन से अरे इसमें ये मटेरियल है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट। नाउ लेट्स टेक अ लीप अहेड, नॉट टू डाइवर्ट फ्रॉम आवर टॉपिक। अब ये डायटोमिक हो गया, व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक? व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक? हमारे पास दो से ज्यादा एटम्स वाले मॉलिक्यूलर गैसेस होते हैं, दोज हु हैव मोर देन टू पॉलीएटॉमिक। तो हमेशा याद रखना, पॉलीएटॉमिक के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में ट्रांसलेशन के 3 ही होते हैं, रोटेशन के 3 होते हैं, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक में जैसे H2O, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ये हो गया, एक ऐसा हो गया, तीसरा फ्लिपिंग, तो 3 होते हैं रोटेशनल। अब डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन थोड़ा टफ केस है, मैं बोलता हूं 2 × F, सम F, क्योंकि वाइब्रेशन मोड्स डिपेंड करेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स डज दैट मॉलिक्यूल हैव। ये आ गया वाइब्रेशन का। क्यों? अभी H2O अगर है ना, उसमें भी H2O कितने एटम्स? 3, है ना। ऐसा कोई CO2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CO2 एंड H2O? H2O में बॉन्ड एंगल, मतलब वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, पता है ना। H2OH नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, whereas CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इस पे भी डिपेंड करेगा वाइब्रेशनल मोड्स ना। तो इसलिए वाइब्रेशन हम लोग नॉर्मली बोल नहीं सकते, इसलिए हम लोग बोल देते हैं 2F। 2F क्यों बोला है मैंने, समझेगा आगे। मैं F भी बोल सकता था, बोल सकते हैं, डजंट मैटर। सम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स 2F, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पे।
तो नो कमेंट्स हियर, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। दिस विल डिपेंड, दिस विल चेंज फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अब ऐसा है, टोटल एनर्जी क्या आएगा, 3/2 RT, ये आ गया ट्रांसलेशन से, है ना। 3/2 RT, ये आ गया रोटेशन से। 2F/2 RT, ये आ गया वाइब्रेशन, इसलिए 2F लिखा था मैंने। आई वुड हैव सेड ओनली F, तो फिर ये 2 नहीं लिख सकते आप। आपके ओल्ड टेक्स्ट बुक में, मतलब जो 12th में आपको रहा होगा, वहां पे गलत दिया हुआ था, वहां पे F बोला था, ये 2F है। तो ये आपका आ गया हाफ 1/1.5 प्लस 1.5 इज 3, मतलब 3/2 प्लस 3/2 इज 3, तो 3/2 RT प्लस FRT, है ना। मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटेंशनली 2F ले रहा हूं, इंटेंशनली। अगर मैं 2F लूंगा तो ये 2 कैंसिल होगा ना। अगर सिर्फ F लिया होता तो फिर ये सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होता मुझे। तो इंटेंशनली 2F इंटेंशनली बोल रहे हैं हम लोग। तो कितना आया ये 3 प्लस F RT। तो CV कितना होगा 3 प्लस F R, क्योंकि CV इज du by dt, राइट। तो CP कितना होगा फिर 4 प्लस F इंटू R, क्यों, क्योंकि ये CV प्लस R होता है, मतलब ये 3 प्लस F इंटू R प्लस R, R कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिलेगा ये 4 प्लस F इंटू R, मतलब गामा CP बाय CV कितना आएगा 4 प्लस F बाय 3 प्लस F, right? If I tell you a molecule has 10 degrees of vibrational freedom, 10 degrees of vibrational freedom, what is gamma for that? 2F की जगह पे 10 लिखेंगे, मतलब F की वैल्यू 5 होगी। 4 प्लस 5 9, 9/8, करेक्ट। क्लियर है, यहां पे गड़बड़ नहीं करना, राइट। यस, U, तो U is total energy and that is given by law of equipartition of theorem. It tells you हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी है, हाफ kBT, बराबर। तो ट्रांसलेशन के कितने हैं 3, तो 3 हाफ kBT, कहां से आया ट्रांसलेशन। रोटेशन के कितने बोले मैंने पॉलीएटॉमिक के लिए 3, तो 3/2 kBT कहां से आया रोटेशन, प्लस मैंने आपको बताया वाइब्रेशन कितने 2F, तो 2F और हाफ kBT, है ना। Na, क्योंकि मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं इसलिए Na, बराबर। तो सॉरी फॉर दिस मेस, बट एनीवेज, तो 3/2 प्लस 3/2 3, है ना, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस F, बराबर, राइट। तो नहीं समझा तो वापस कर देते हैं, नो इश्यूज। ऐसा लिखता हूं मैं, फ्रॉम ट्रांसलेशन, फ्रॉम रोटेशन, फ्रॉम वाइब्रेशन। तो ट्रांसलेशन से 3/2 Na kBT, मतलब 3/2 RT, प्लस रोटेशन से 3/2 RT, प्लस वाइब्रेशन से 2F/2 RT। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 3 प्लस F, तो 3 प्लस F RT। तो CV क्या होता है du by dt होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब 3 प्लस F RT, dt by dt 1, 3 प्लस F R तो कांस्टेंट है, तो 3 प्लस F इंटू R, दिस इज नथिंग बट CV। तो CP क्या आता है, CV
प्लस आर आता है तो ये आ जाएगा 4 प्लस एफ इंटू आर। तो ग्यामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी होता है मतलब 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ आ गया। करेक्ट, क्लियर यहां तक? गुड। सो इफ इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड थियरी ऑफ एटीजी। इसके आगे थर्मोडायनामिक्स है। तो देर आर फ्यू थिंग्स विच वी डोंट नो, जो हमारा कवर नहीं हुआ, वो बहुत कम ऐसा चीज है, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देख लेंगे। तो दिस इज ऑल थियरी। rigid and non-rigid